नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के पहले के 3 वीडियोस पे हमने इंडियन फिलोसफीज़ के टॉपिक को समझा था डिटेल में क्वेश्चन के फॉर्म में, और आज का ये वीडियो भी हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ही कंटिन्यूएशन रहेगा। और इस वीडियो में हम इंडियन पेंटिंग्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज का वीडियो हमारे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को डेडिकेटेड रहेगा। हम एकदम पेंटिंग्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मुराल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग्स में डिफरेंस को समझेंगे। लेकिन बेसिक होने के अलावा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर इंडियन किसी भी पेंटिंग फॉर्म पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इस वीडियो से लेके क्वेश्चन में पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंडियन पेंटिंग से, क्योंकि यूपीएससी का भी काफ़ी ट्रेंड चला आ रहा है, पेंटिंग्स के क्वेश्चन पूछ रही है। और यूपी पीएससी भी हमारा काफ़ी टाइम से यूपीएससी को ही फॉलो कर रहा है, तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल होता है, याद करने वाला होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि सिंपलेस्ट वे में इस टॉपिक को आपको समझाऊं जिससे आपको ज़्यादा मेमोराइज न करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इंडियन पेंटिंग के टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय चित्रकला के षडंग कौन से हैं? व्हाट आर द षडंग्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि मुराल पेंटिंग्स यानी भित्ति चित्र और मिनिएचर पेंटिंग्स यानी लघु चित्रों के बीच में क्या अंतर होता है। और हमारा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कह रहा है कि मेंशन द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे पेंटिंग्स के इंट्रोडक्शन के साथ। हम बताएंगे कि भारत का पेंटिंग का कल्चर यानी चित्रकला की संस्कृति बहुत ही पुरानी रही है। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक ये चलती आ रही है। देखिए, पेंटिंग का कल्चर हमेशा से रहा है, जब से इंसान ने थोड़ा बहुत भी नॉलेज गेन की है, जब से उसे हंटिंग आई है, उसके बाद से ही उसने ये पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। तो डांस वगैरह बहुत बाद में आता है, पर पेंटिंग का कल्चर बहुत पहले से चलता चला आ रहा था। इंसान के पास जब कुछ नहीं हुआ करता था, वो हंटिंग करता था, वो खाता था, और उसके बाद जो टाइम उसका बचता था वो खुद को अभिव्यक्त करने के लिए चित्रकारी करता था, पेंटिंग्स बनाता था, अपना एक तरीके से कहिए कि मनोरंजन करने के लिए। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, सोसाइटी डेवलप होती गई। फिर आता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में राजा रजवाड़े आने लगे, तो वो एक तरीके से अपनी शान शौकत की चीज़ समझा करते थे पेंटिंग को। वो अपने दरबारों की पेंटिंग बनवाया करते थे, अपने महलों की पेंटिंग बनवाया करते थे, और जो उनका शान शौकत थी, उनका लाइफस्टाइल था, उसकी पेंटिंग बनवाया करते थे। उसके बाद आधुनिक युग में आती है कंपनी पेंटिंग। तो जब भारत में अंग्रेज़ आए तो वो यहाँ उस टाइम पे कैमरा नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे कोई व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था कि फ़ोटो क्लिक करके भेज दी। तो जब अंग्रेज़ इंडिया में आते हैं, तो वो जब इंडिया से काम करके अपने देश वापस जाते हैं, ब्रिटेन वापस जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या जीवन है उनका, कैसा है, इसको बताना चाहते हैं वहाँ के लोगों को। वो अपनी लाइफस्टाइल यहाँ की दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो यहाँ पे पेंटिंग्स बनवाए करते थे। तो उसको कंपनी पेंटिंग का नाम मिला। फिर धीरे धीरे मॉडर्न एज आती गई, इंडिपेंडेंस के बाद नए नए कलाकार आते गए, और थोड़ा थोड़ा वेस्टर्निज्म भी आता गया पेंटिंग्स में, तो पेंटिंग्स और डेवलप होती गई। तो बेसिकली प्री हिस्टोरिक केस से, जब इंसान गुफा में रहता था, तब से लेकर के आज के युग तक पेंटिंग हमेशा से चली आ रही है, मॉडर्न एज तक पेंटिंग का कल्चर हमेशा से। लेकिन इस पेंटिंग के कुछ 6 प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं। इन 6 प्रिंसिपल्स या 6 लिम्स को 6 प्रिंसिपल्स या 6 लिम्स को, यानी ये 6 और लिम्ब यानी अंग, तो इसे कुल मिला के षडांग कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो पेंटिंग इन 6 के 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, वो असल मायने में एक परफेक्ट पेंटिंग होती है। देखिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इन 6 में से 1 या 2 नियमों को नहीं पालन करते हैं, तो उसके बाद भी वो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर है या बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम समझते हैं कि षड अंग हैं क्या, कौन कौन से ये 6 लिम्स हैं इंडियन पेंटिंग्स के, जो किसी पेंटर को फॉलो करना ज़रूरी है अपनी पेंटिंग को एक परफेक्ट पेंटिंग बनाने के लिए। तो इन 6 प्रिंसिपल्स का, इन 6 सिद्धांतों का सबसे पहला सिद्धांत है प्रमाण, प्रमाणम या प्रमाण। ये प्रमाण कहता है कि विषय और वस्तुओं की धारणा की सही माप होनी चाहिए। अब आप अगर पेंटिंग बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपने ये घर बनाया और आपने घर से छोटा पेड़ बना दिया घर के पास का,
तो ये प्रमाण सही नहीं है, ये पेंटिंग आपके प्रमाण वाले रूल को फॉलो नहीं कर रही है, ये आपकी मेजरमेंट सही नहीं है, तो आपकी पेंटिंग अच्छी भी नहीं लगेगी, वो मीनिंगफुल भी नहीं रहेगी। तो सबसे पहला है कि सही माप होनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स की या उन ऑब्जेक्ट्स की जो पेंटिंग में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आता है भाव। भाव का मतलब है जो पेंटिंग्स बन रही हैं उसमें चेहरे के भाव सही होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस करेक्ट होने चाहिए। अब देखिए, आप अगर फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग के इतना फेमस होने का कारण ही है कि उसके चेहरे पे जो भाव है वो बहुत रहस्यमयी है, और उसका वो भाव ही उस पेंटिंग को इतना फेमस बनाता है। तो भाव, वो तो चलिए वेस्टर्न पेंटिंग्स है, लेकिन इंडियन पेंटिंग्स में भी भाव को बहुत महत्व दिया गया है। चेहरे का भाव ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो पेंटर दर्शाना चाह रहा है उस पेंटिंग में, वो उसे समझ में, सामने वाले को पेंटिंग देख के समझ में आ सके कि पेंटर कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हमारा तीसरा रूल जो है वो है रूप भेद का रूल। रूप भेद कहता है कि विषय की उपस्थिति को चित्र किया जाए सही तरीके से भाव का उपयोग करके। अब देखिए, चेहरे के भाव का उपयोग करके आप फेशियल एक्सप्रेशन बता करके पेंटिंग क्या कहना चाह रही थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन एक तरीके से उसकी अपीयरेंस, उसका बॉडी पोस्चर भी ज़रूरी होना चाहिए। अब देखिए, आप अगर समझिए कि अगर किसी राजा महाराजा की पेंटिंग बनाई जा रही है तो एक उसका फर्म बॉडी पोस्चर होगा, एक थोड़ा रॉब होगा, उसका जो बैठने का अंदाज होगा या जिस भी अंदाज में वो खड़ा होगा थोड़ा रॉबीला अंदाज होगा। दूसरी ओर वहीं किसी लेडी की पेंटिंग बनाई जा रही है उसकी खूबसूरती को दर्शाने के लिए, तो उसमें एक नज़ाकत होगी उस पेंटिंग में, थोड़ी सी वो सॉफ्ट होगी, थोड़ी कोमलता होगी, उसमें थोड़े सॉफ्ट कलर्स यूज़ किए जाएंगे। अब वहीं पे अगर कोई वॉर सीन चल रहा है तो उसको अलग ढंग से पोर्ट्रे किया जाएगा, वहाँ के बॉडी पोस्चर, वहाँ के लोगों के हाव भाव अलग तरीके से बनाए जाएंगे। तो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ तो और भी बॉडी पोस्चर और भी जो फिजिकल उसका जो अपीयरेंस है वो पेंटिंग का भी मीनिंगफुल होना चाहिए, वो रिजेंबल करना चाहिए भाव के साथ। फिर हमारा चौथा जो रूल है वो है लवण्य योगम का। लवण्य योगम कहता है कि ग्रेसफुल पेंटिंग होनी चाहिए, अनुग्रह होना चाहिए पेंटिंग में, और इसके लिए ओवर एक्सप्रेशन को यानी अभिव्यक्ति को रोकना चाहिए, अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना चाहिए, और भाव की और प्रमाणन की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, करेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, हर चीज़ लिमिट में रहनी चाहिए, ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा पांचवा रूल कहता है सदृश्यम का रूल है। सदृश्यम कहता है विषय की समानता, रिजेंबल होना चाहिए सब्जेक्ट को, जो पेंटिंग बताना चाह रही है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करना चाहिए। पेंटिंग में जो पूरे पेंटिंग का हमारा जो सीन है वो भी, अब ये नहीं कि अगर आप खुशी दिखा रहे हैं तो आप बैकग्राउंड दूसरा दिखा दें कि जो कि बैकग्राउंड आपका पीछे का दुख दर्शाता हो, ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो पेंटिंग की हर एक चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हमारा दर्शाना चाह रहा है, पेंटिंग की हर एक चीज़ को उससे रिजेंबल करना चाहिए। उसके बाद का हमारा छठवां जो रूल है, जो हमारा लास्ट रूल है, वो है वर्ण का भागम का रूल। वर्ण का मतलब होता है कलर, कलर या पिगमेंट। तो वर्ण का मतलब कलर पिगमेंट से हुआ, और ये रूल जो पेंटर है उसको अपने फ्री स्टाइल में रंगों को मिक्स करके अपने तरीके से ब्रश स्ट्रोक इस्तेमाल करके पेंटिंग्स में अपना अंदाज डालने की अनुमति देता है, इजाज़त देता है, उसे फ्रीडम देता है। तो बाकी के 5 रूल स्ट्रिक्ट हैं जो सबको एज इट इज़ फॉलो करने पड़ते हैं, और ये जो छठा रूल है इसमें पेंटर अपने तरीके कुछ ऐड कर सकता है, लेकिन उसका भाव का रूल, रूप भेद का रूल, प्रमाणम का रूल और सदृश्यम का रूल, ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। और ये वर्ण का भागम में वो अपने तरीके से उस पेंटिंग में कलर्स ऐड कर सकता है, ब्रश स्ट्रोक्स ये ऐड कर सकता है, और पेंटिंग को अपनी तरीके से थोड़ा सा अपना वे दे सकता है। तो इसी के साथ हमने षड अंगों को देखा, और अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन के, और हम अब समझते हैं मुराल्स और मिनिएचर पेंटिंग्स के बीच का डिफरेंस। तो हमारा पहला पॉइंट है मुराल्स। मुराल्स क्या होते हैं हम समझेंगे। तो मुराल्स शब्द आया है मोरास से, और मोरास का मतलब होता है वॉल। तो अगर हम शब्द को समझें तो मुराल्स वो पेंटिंग्स होती हैं जो कि दीवारों पर बनाई जाती हैं, किसी ठोस संरचना पर बनाई जाती हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम समझें, मुराल्स का सबसे पहला पॉइंट हम समझें तो वो है कि मुराल्स साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि अगर कोई चीज़ दीवार पे बनाई जा रही तो कोई बहुत छोटी छोटी नहीं बनाई जाएगी, उसे ऑब्वियसली बड़ा सा बनाया जाएगा, पूरी दीवार को कवर करके बनाया जाएगा। तो मुराल्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और साधारण तौर पर एक दीवार पर एक ही पर्टिकुलर पेंटिंग होती है। ऐसा नहीं कि एक दीवार पे 4 सेक्शन कर दी, यहाँ पे कोई और पेंटिंग है, यहाँ पे कुछ और पेंटिंग है। एक दीवार पर एक ही सीन डिपिक्ट किया जाता है साधारणतः।
और दूसरा पॉइंट क्या है, मुराल्स बनाए जाते हैं वॉल्स या सॉलिड स्ट्रक्चर्स पे, जैसे हमने समझा। और इनमें ज़्यादातर दिखाया जो जाता है, जो सीन्स होते हैं वो होते हैं डेली लाइफ्स जो लोगों की उस टाइम पे रहा करती थी, वो उसे ही बनाया करते थे मुराल्स पे, दीवारों पर। जैसे कि शिकारों का दृश्य, धार्मिक दृश्य बनाते थे, अंतिम संस्कार के दृश्य, पारिवारिक दृश्य, इस तरीके के दृश्य वो बनाया करते थे। और इनमें वास्तविकता रहती थी, जो वो जीते थे उसी को वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाया करते थे। तो ये बहुत वास्तविक दृश्य हुआ करते थे। और मुराल्स का टाइम पीरियड क्या था, मुराल्स 2nd सेंचुरी BC से लेकर 10th सेंचुरी AD तक प्रचलित थे। और इसके बाद से धीरे धीरे मिनिएचर पेंटिंग का कल्चर आने लगा, जिन्हें हम अब आगे देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे मुराल्स 3 डायमेंशनल हुआ करते थे स्ट्रक्चर में। और देखिए ये जो अगला पॉइंट है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में कभी पूछा जा सकता है कि मुराल्स बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई सरफेस होती थी। ड्राई सरफेस पे मड प्लास्टर की, यानी कि मिट्टी के प्लास्टर की एक कोटिंग की जाती थी। उसके बाद इस पे लाइम प्लास्टर की, यानी कि चूने के प्लास्टर की दूसरी परत से कोटिंग की जाती थी। उसके बाद मुराल्स बनाए जाते थे। इनको बनाने के लिए एनिमल ग्लूस का, वेजिटेबल ग्लूस का यूज़ किया जाता था। और बेसिकली इनको बनाने के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कलर वलर तो हुआ नहीं करते थे, तो गेरू का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे कॉमन थीम क्या हुआ करते थे, वैसे तो डेली लाइफ डिपिक्ट की जाती थी, पर एक बेसिक थीम होता है किसी पेंटिंग का। तो मुराल्स के बस 3 थीम होंगे। आप ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मुराल्स के और कोई चौथा थीम नहीं होगा, सिर्फ 3 थीम है। एक बुद्धिज्म का थीम है, दूसरा जैनिज्म का, तीसरा हिंदुइज्म का। अगर मुराल्स के अगर आप पूछा जाए कि इसमें मुगल पेंटिंग्स हुआ करती थी या नहीं, या कोई और थीम होता था कि नहीं, तो कोई भी थीम नहीं होता था, सिर्फ 3 थीम होते थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। उसके बाद अब मुराल पेंटिंग्स कुछ कुछ सांसारिक परिसरों में भी बनाई गई। वैसे तो गुफा में बनाई जाती थी, पर कुछ मंदिरों की दीवारों में बनाई जाती थी। उसके अलावा कुछ जैसे महलों वगैरह में भी बनाई जाती थी। इसका एग्जाम्पल है जोगिनारा गुफा, जो कि एक प्राचीन रंगमंच कक्ष है। एंशियंट थिएटर रूम है जोगिनारा केव में, उसमें भी बनाई गई, तो एक सांसारिक परिसर से माना जाएगा। उसके बाद सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर मुराल पेंटिंग्स के देखे जाए तो अजंता केव हुई, अजंता की गुफा, बाघ गुफा, सित्तन वसल की केव हुई। फिर उसके बाद एलोरा केव का कैलाशनाथ टेम्पल काफ़ी इसके फेमस एग्जाम्पल है। देखिए ये मुराल पेंटिंग है, ये उभरी हुई है, देखिए 3D स्ट्रक्चर है इसका, और कितनी सफाई से इसे बनाया गया है। दीवार को कार्व करके किस तरीके से बनाई गई है, इसमें देखिए कि कितनी सुंदर सी पेंटिंग है। इसके बाद हम आते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स पे, यानी कि लघु चित्रों पे। तो जैसे हमने देखा मुराल्स बहुत बड़े होते थे साइज में और 3 डायमेंशनल हुआ करते, तो मिनिएचर छोटे होते थे साइज में और वो 2 डायमेंशनल हुआ करते थे। पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया। उसके बाद जैसे बड़ी बड़ी दीवारों पर बनाए जाते थे मुराल्स पेंटिंग, तो दीवारों पर कभी कभी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब है कि वो 3D पेंटिंग्स जो बड़ी बड़ी दीवारों पे बनाएगी वो मुराल हुई। इसके अलावा कोई भी पेंटिंग हुई तो वो मिनिएचर पेंटिंग की कैटेगरी में आएगी। तो मिनिएचर पेंटिंग्स दीवार पर बनाई जाती थी, पर जो मिनिएचर पेंटिंग्स है मेन रूप से वो बनाई जाती थी पाम लीव्स पे, यानी कि ताड़ के पत्तों पे, कांच की सतह पे, कपड़ों पे, कागज पे, इस तरीके के मीडियम पे बनाई जाती थी। दीवार पे बहुत कम देखने को मिलती है। मिनिएचर पेंटिंग का कल्चर आता है 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में, काफ़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रही थी, डेवलप हो रही थी। और मिनिएचर पेंटिंग का क्या थीम था, अब हम ये समझेंगे। तो मिनिएचर पेंटिंग्स धर्मनिरपेक्ष भी थी और इसमें धार्मिक थीम भी थे। कुछ कुछ रीजन की जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती है उनमें धार्मिक थीम आपको देखने को मिलेंगे, और खासतौर पे जो मुगल पेंटिंग्स है मिनिएचर पेंटिंग्स, वो धर्मनिरपेक्ष हैं। तो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरीके के सीन्स देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें। बुद्धिज्म, जैनिज्म, शिव भक्ति का, आपको भगवत का, और यहाँ पे आपको दुर्गा जैसे कि शक्ति सेट का, और बहुत तरीके के थीम, वैरायटी ऑफ थीम्स देखने को मिलते हैं आपको मिनिएचर पेंटिंग में। इंडिया का मिनिएचर पेंटिंग का कल्चर बहुत वास्ट है, जो कि हम जब मिनिएचर पेंटिंग को अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो उन्हें समझेंगे। और मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत डिटेल्ड होती हैं। देखिए जैसे कि मुराल पेंटिंग्स होती हैं वो कुछ सीन्स आपकी डिपिक्ट करती हैं, उनमें इतनी डिटेलिंग, वो इतनी बारीकी नहीं होती है। पर मिनिएचर पेंटिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा बारीकी देखने को मिलेगी, जो कि हम अभी जब मिनिएचर पेंटिंग्स डिस्कस करेंगे तो उनके कुछ फोटोज़ देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कितनी बारीकी से मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। और मिनिएचर पेंटिंग का एक रूल होता है कि इनका आकार 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1/6 से अधिक साइज नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक साइज होगा किसी ऑब्जेक्ट का उसका 1/6 होना चाहिए जो उसे पेंट किया जाए साइज। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल अलग अलग रीजन में मिनिएचर पेंटिंग्स के, मैं जैसे आपको मैंने बताया, इंडिया का मिनिएचर पेंटिंग का कल्चर बहुत वास्ट है। तो आपको बहुत सारे स्कूल्स ऐसे दिख जाएंगे जो मिनिएचर पेंटिंग में, मिनिएचर शैली में अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं।
तो देखिए मिनिएचर पेंटिंग्स मैंने कुछ 4 कितनी खूबसूरत खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग्स लगाई हुई। देखिए इसमें रामायण का थीम दिखाया गया इस मिनिएचर पेंटिंग में। ये मुगल पेंटिंग है, देखिए इसमें मुगल कोर्ट का सीन दिखाया गया है, सेक्युलर पेंटिंग है। ये देखिए लेडी विथ हुक्का दिखाई गई है। ये हमारी डेक्कन आर्ट की कैटेगरी में एक पेंटिंग आती है जिसे बाद में हम देखेंगे। ये तंजावुर पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस पेंटिंग है हमारी साउथ इंडिया के तंजावुर रीजन की। तो इस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग आप देख रहे हैं कितनी बारीकी इसमें दिखाई गई है, इस एक एक चीज़ दिखाई गई है। इनके देखिए जो इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं पेंटिंग के, इनके कपड़ों पे कितनी डिटेलिंग की गई है। इन सारी पेंटिंग्स में कितनी डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमने मिनिएचर पेंटिंग और मुराल पेंटिंग्स के बीच का डिफरेंस देखा। अब हम प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग में क्या क्या विशिष्टताएं थी, इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस थे, इन्हें समझते हैं। तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स यानी कि हिस्ट्री, जब हमारा जो पेलियोलिथिक पीरियड चल रहा था, अपर पेलियोलिथिक पीरियड, उसी से हमारी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग शुरू हो जाती हैं। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स को बेसिकली पेट्रोग्लिफ कहा जाता है और ये रॉक्स पर बनाई जाती है। केव यानी कि रॉक्स, तो ये रॉक्स पर बनाई जाती है। और प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये प्राग ऐतिहासिक जीवन के ज्ञान का स्रोत है। ये हमें बताती है कि उस टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे, उनका कल्चर क्या था, उनका लाइफस्टाइल क्या था। और दे डिपिक्ट अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डेली लाइफ सीन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल आर डिपिक्टेड इन दिस पीरियड्स। इन चित्रों में प्राग ऐतिहासिक लोगों के दैनिक जीवन के दृश्यों का दर्शाया गया है। जैसे हमने मुराल्स ही है एक तरीके से ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, तो हमने समझा मुराल्स में भी डेली लाइफ्स को दर्शाया जाता था, तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स भी मुराल्स की ही कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग सबसे पहले खोजी गई थी भीमबेटका में एमपी में जो पड़ता है। और इसमें बहुत सारे एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है, बहुत सारे एनिमल्स की पेंटिंग बनी हुई है, इसलिए भीमबेटका केव पेंटिंग को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए ये एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका केव को जो जू रॉक शेल्टर या चिड़ियाघर रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। 3 मेजर फेज होते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के। 3 कालों में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग डेवलप हुई थी। तो सबसे पहले अपर पेलियोलिथिक पीरियड यानी ऊपरी पूरा पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, और फिर चैल्कोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्र पाषाण काल। तो धीरे धीरे करके पेंटिंग ये डेवलप होती गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड की थी उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो इस टाइम पे पेंटिंग का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था और ये क्वार्ट्जाइट गुफा की दीवारों पर बनाई जाती थी। और इनको बनाने के लिए जो रंग यूज होते थे वो खनिज रंग होते थे, खनिजों से निकाले जाते थे, जैसे गेरू या चूने के साथ मिश्रित करके इन रंगों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद इनमें वाइट, डार्क रेड और ग्रीन कलर बहुत इस्तेमाल हुए हैं। और इनको लार्ज एनिमल्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता था। बड़े जानवरों को दिखाने के लिए सफ़ेद, गहरा लाल और हरे रंग को इस्तेमाल किया जाता था। रेड कलर को यूज़ किया जाता था हंटरों को यानी शिकारियों को दिखाने के लिए, और ग्रीन कलर को यूज़ किया जाता था डांसर यानी कि नर्तकियों को दिखाने के लिए। देखिए आप ये देख सकते हैं एक अपर पेलियोलिथिक की केव पेंटिंग है। इसमें रेड कलर का यूज़ हुआ। ये सीन आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े ये सीन बनाए गए थे, पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ में बनाए गए हैं और इनमें गेरू का यूज़ हुआ है। ये हंटिंग सीन को दिखा रहा है, देखिए रेड कलर का इसमें यूज़ हुआ है। उसके बाद हम आते हैं मीजोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स या मध्य पाषाण काल की केव पेंटिंग्स पर। तो मीजोलिथिक पीरियड की पेंटिंग में पेलियोलिथिक पीरियड से आते आते साइज या पेंटिंग का आकार छोटा हो गया और इनमें फिर आम दृश्य दिखाए जाने लगे। जैसे हमारी अपर पेलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स में आपको शिकारियों के सीन दिखेंगे, डांसर्स दिखेंगे, जानवर दिखेंगे। तो जब हम मीजोलिथिक पीरियड की तरफ बढ़ेंगे तो फिर इसमें हमें ग्रुप सीन्स दिखने लगेंगे। ग्रुप हंटिंग दिखेगी, ग्रेजिंग एक्टिविटी यानी कि चराई की गतिविधियाँ दिखेंगी, घुड़सवारी के दृश्य दिखेंगे। उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड की पेंटिंग में रेड कलर का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। रेड कलर काफ़ी प्रचलित था इस टाइम पर। देखिए ये मीजोलिथिक केव पेंटिंग है, इसमें ग्रुप सीन्स आपको देखने को मिल रहा है और ये ज़्यादातर रेड कलर में बनी हुई है। फिर आता है चैल्कोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में नंबर ऑफ पेंटिंग्स काफ़ी बढ़ गया। पहले बड़ी बड़ी दीवारों पर सिंगल सिंगल पेंटिंग बनाई जाती थी, अब ताम्र पाषाण काल आते आते नंबर ऑफ पेंटिंग्स बढ़ने लगा। और इन पेंटिंग्स के सबसे कॉमन थीम हुआ करते थे युद्ध के दृश्य, घुड़सवारी के दृश्य और धनुष और तीर ले जाने वाले हाथी, इस तरीके के इसमें दृश्य बनाए जाते थे। और इसमें हरे और पीले रंग का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया गया था। जैसे मीजोलिथिक पीरियड में रेड कलर का काफ़ी यूज़ हुआ है, चाल्कोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल में हरे और पीले रंग का काफ़ी यूज़ हुआ है। और चाल्कोलिथिक पीरियड की पेंटिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। देखिए चाल्कोलिथिक पीरियड की पेंटिंग है, इसमें आपको ये एक घुड़सवारी का देखिए चैरियट ले जाते हुए ये कुछ सीन आपको देखने को मिलता है।
इसी के साथ हमारा ये बेसिक चैप्टर जो हमारा इंडियन पेंटिंग्स का है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मुराल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, कंपनी पेंटिंग्स और इंडिया की फोक पेंटिंग्स को 1 बाय 1 क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।